Hello dear student, welcome back to the lecture series of microprocessor and microcontroller interfacing। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोप्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है और यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार किस तरह से उसे कोई भी प्रोसेस करके देता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन टाइमिंग डायग्राम। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो एक पूरी टाइम फ्रेम होती है जिसमें पूरा प्रोसेस रहता है। तो किस तरह से ये इंस्ट्रक्शन टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइमिंग डायग्राम से हमें इंस्ट्रक्शन के बारे में किस तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग डायग्राम बेसिकली टाइमिंग डायग्राम है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग टाइम फ्रेम में जो माइक्रोप्रोसेसर अलग अलग प्रोसेस करता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आपको टाइमिंग डायग्राम से पता चलेगा कि कौन कौन सी मशीन साइकिल है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, किस तरह से पूरा टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। टाइमिंग डायग्राम से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, माइक्रोप्रोसेसर अलग अलग टाइम फ्रेम में कौन कौन सी प्रोसेस करता है, अलग अलग ऑपरेशन कौन से रहते हैं, कौन से सिग्नल एक्टिव हाई होते हैं, कौन से सिग्नल एक्टिव लो होते हैं, यानी कि एक्टिवेट होते हैं या फिर डीएक्टिव रहते हैं, इसके बारे में हमें टाइमिंग डायग्राम से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो टाइमिंग डायग्राम अलग अलग इंस्ट्रक्शन साइकिल से बना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूं कि आपका एक टाइमिंग डायग्राम है वो अलग अलग बहुत सारी इंस्ट्रक्शन साइकिल से बना होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अभी करने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में अलग अलग बहुत सारी मशीन साइकिल होती है जिसमें आपका माइक्रोप्रोसेसर है वो मेमोरी में से डेटा रीड करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर से मेमोरी में लोड करता है या फिर राइट करता है। तो एक मशीन साइकिल में बहुत सारी अलग अलग टी स्टेट्स होते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये मशीन साइकिल कौन कौन सी होती है, टी स्टेट क्या होते हैं। ओके, तो एक मशीन साइकिल में अलग अलग बहुत सारे टी स्टेट्स होते हैं। तो ये टी स्टेट्स क्या है, मशीन साइकिल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, इन सब को कंबाइन करके किस तरह से आपका टाइमिंग डायग्राम बनता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल से। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? जब भी माइक्रोप्रोसेसर को आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, सिंपली एक डेटा ट्रांसफर करना है, मूव ए कॉमा बी। इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे जो आपका सोर्स रजिस्टर है, इस सोर्स रजिस्टर की जो भी कंटेंट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर करनी है। ओके, इसीलिए इस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। इसे हम बोलते थे सोर्स रजिस्टर और इसे हम बोलते थे डेस्टिनेशन रजिस्टर। यानी कि जो सोर्स रजिस्टर है, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि है बी। ओके, इस बी रजिस्टर में जो भी 8 बिट की कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 8 बिट का कंटेंट दिया था 0 टू एच। एच का मीनिंग होता है हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे जो नंबर है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे तो 8 बिट का बनेगा। ओके, तो ये जो 8 बिट का नंबर है इसे हमें बी में से कॉपी करके ए में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं मूव। मूव एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो मूव इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से वर्क करती है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये मूव है इसे हम बोलते थे अप कोड, जो कि माइक्रोप्रोसेसर को कमांड देता है। ओके, क्या कमांड देता है? मूव करो, यानी कि कोई डेटा है जिसे आपको मूव करना है। और ये जो अप कोड है इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है ए कॉमा बी, इसे हम बोलते थे ऑपरेंड। ओके, ये जो ऑपरेंड है उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रांसफर करनी है। ट्रांसफर करना यानी कि डेटा ट्रांसफर करना वो आपको अपकोड से पता चलेगा, और क्या ट्रांसफर करना है वो ऑपरेंड से पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी ये इंफॉर्मेशन है बी की वो आपको ए में ट्रांसफर करनी है। तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल है कि जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है इसके लिए आपको एक कमांड चाहिए, और ये कमांड है मूव। ओके, माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके जो भी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल 0000, आपको पता है कि मेमोरी का लोकेशन 16 बिट का होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0000H। H इंडिकेट करता है फिर से हेक्साडेसिमल नंबर, और यहाँ पे जो ये 0000 है इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको 16 बिट का एक मेमोरी लोकेशन मिलेगा जिसमें हमने डेटा रखा है यहाँ पे मूव ए कॉमा बी।
तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इनिशियली जब आप पावर ऑन करते हो तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर को पूछेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसे एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है और ये जो लोकेशन है 16 बिट का, वहां पे जाओ और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है उसे एग्जीक्यूट करो। ओके, इसके बारे में हमने पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरह से होती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर ने बता दिया तो माइक्रो प्रोसेसर जाएगा मेमोरी में जो ये लोकेशन है उस पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव ए कॉमा बी। तो माइक्रो प्रोसेसर वहां से इस डेटा को रीड करेगा। रीड करके एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने देखा था कि एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करता है कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन चाहिए। तो अपकोड से आपको पता चलेगा कौन सा ऑपरेशन चाहिए। आप यहाँ पे मेमोरी रीड करवा सकते हो, मेमोरी राइट करवा सकते हो, इंस्ट्रक्शन रीड करवा सकते हो या फिर आईओ को रीड कर सकते हो, आईओ को राइट कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे आपके पास ऑपरेशन है। ओके, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक के। ओके, आपको यहाँ पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर दो नंबर का एंड ऑपरेशन चाहिए और ऑपरेशन चाहिए। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन रहते हैं। ओके, तो अपकोड से पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है CPU fetch one instruction from memory at a time and execute it। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के लिए इसे डिकोड करना पड़ता है। ओके, तो एसेंशियल स्टेप टू रिक्वायर फैच, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी में से रीड करना है। फैच का मीनिंग मैंने आपको बताया था, फैच यानी कि रीड करना। ओके, तो मेमोरी में से रीड कर लिया। ओके, एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है या फिर दो साइकिल का, अलग अलग साइकिल का हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। ओके, एक है फैच करना और दूसरा है एग्जीक्यूट करना। तो दो साइकिल हमारे पास यहाँ पे है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। फैच साइकिल में क्या करना है, डेटा को मेमोरी में से रीड करना है, यानी कि अपकोड प्लस ऑपरेंड को रीड करना है मेमोरी में से, उसे बोलते हैं हम फैच। ओके, दूसरी हमें साइकिल मिलती है वो है एग्जीक्यूशन साइकिल। जब एक बार माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में से डेटा रीड कर लेता है तो उसे रीड करके क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। तो डिकोड करके यहाँ पे पता चलेगा कि मूव इंस्ट्रक्शन है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करना है। ओके, तो जब वो इसे एग्जीक्यूट करता है तो पहले उसे डिकोड कर लेता है, डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है। तो स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड कंप्लीट द ऑपरेशन। तो टोटल टाइम जो रहता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, वो दोनों साइकिल को कंबाइन करके जो टाइम मिलता है वो जितना टाइम दोनों साइकिल को कंबाइन करने में लगता है इतना हमें एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में लगता है। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा, फैच साइकिल का जो टाइम पीरियड है प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल का टाइम पीरियड है, उन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में फैच साइकिल का टाइम प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल का टाइम पीरियड कंबाइन होता है। तो कोई भी एक टाइमिंग डायग्राम में बहुत सारी मशीन साइकिल रहती है। ओके, तो मशीन साइकिल क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मशीन साइकिल क्या है, टाइम रिक्वायर्ड by microprocessor to complete the operation accessing memory और IO। मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है move A, B। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर को पहले इसे रीड करना है। ओके, रीड करके माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर करना है। तो ये जो प्रोसेस रहती है इसे हम बोलते हैं मशीन साइकिल। मेमोरी में से या फिर आईओ में से डेटा को फैच करना। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग मशीन साइकिल हमारे पास है। अपकोड फैच, अपकोड यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है जिसे हम कमांड भी बोल सकते हैं, तो ये जो कीवर्ड है इसे हम बोलते हैं अपकोड फैच। ओके, सेकंड वन है मेमोरी रीड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया है LXIH,2000। ये इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन को अगर रीड करना है तो आपको एक मशीन साइकिल चाहिए जिसका नाम है मेमोरी रीड। ओके, दूसरी एक इंस्ट्रक्शन है जिससे आप ये जो डेटा है इसे मेमोरी में राइट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है इसे हम बोलते हैं मेमोरी राइट मशीन साइकिल। ओके,
इसके अलावा आप कोई इनपुट या आउटपुट से डेटा रीड कर सकते हो या फिर इनपुट आउटपुट पे डेटा राइट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास अलग-अलग मशीन साइकिल रहती है जो इंडिकेट करती है कि माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी में से डेटा रीड करना है या फिर मेमोरी में डेटा राइट करना है। सिमिलरली आईओ में डेटा रीड करना है या फिर आईओ में डेटा राइट करना है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड में जो भी फंक्शन होते हैं इसे हम बोलते हैं मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल में नंबर ऑफ अलग-अलग सॉरी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में नंबर ऑफ अलग-अलग मशीन साइकिल रहती है। ओके, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में अलग-अलग बहुत सारी मशीन साइकिल रहती है। ओके, तो इस तरह से 8085 में हमें अलग-अलग 7 मशीन साइकिल मिलती है जिसमें अपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट, इस तरह से अलग-अलग बहुत सारी मशीन साइकिल मिलती है। ओके, ये जो मशीन साइकिल होती है वो अलग-अलग टी स्टेट से बनी होती है। तो ये टी स्टेट्स क्या है? टी स्टेट्स इंडिकेट करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, उस क्लॉक फ्रीक्वेंसी में एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, इसे हम बोलते हैं टी स्टेट्स। ओके, तो एक मशीन साइकिल जैसे कि अपकोड फैच है, तो अपकोड फैच को 4 अलग-अलग टी स्टेट्स चाहिए। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट, इन सबको 3 टी स्टेट्स चाहिए। ओके, तो इंडिविजुअल जो मशीन साइकिल है, उसे अलग-अलग टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप एक अपना टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइमिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ओके, टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि है कंट्रोल सिग्नल के रिलेटेड। ओके, जो हमने देखा था कि कंट्रोल सिग्नल का किस तरह से जनरेशन होता है, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है, इसके लिए उसे अलग अलग कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है आईओ एम बार जो कि एक कंट्रोल सिग्नल है। ओके, आईओ एम बार क्या इंडिकेट करता है? डेटा को मेमोरी में या फिर आईओ में रीड राइट करना है, वो आपको यहां से पता चलेगा। आईओ एम बार इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो फंक्शन आईओ के रिलेटेड होता है। जब एम बार इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो जो फंक्शन होता है वो मेमोरी के रिलेटेड होता है। सिमिलरली स्टेटस के लिए हमारे पास दो अलग अलग सिग्नल थे जो स्टेटस इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चाहिए, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट, सिमिलर। ओके, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे रीड राइट के लिए भी ऑपरेशन है अलग अलग। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है, वो कंट्रोल सिग्नल यूज कहाँ पे होते हैं? वो यूज होते हैं अलग अलग मशीन साइकिल में। ओके, मशीन साइकिल क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग मशीन साइकिल लिखी है। फर्स्ट जो हमारी मशीन साइकिल है वो है अपकोड फैच, यानी कि मैंने यहाँ पे अलग फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है MVI A,10H। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि 10 जो है इसे हमें मूव करके ए में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे जो MVI है इसका मीनिंग होता है मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा इनटू गिवन रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे जो ये रजिस्टर है इसमें हमें इस 8 बिट को मूव करवाना है। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो हमारा कमांड है MVI मूव इमीडिएट, तो इसे हम बोलते हैं अपकोड। तो इस अपकोड को मेमोरी में से रीड करने के लिए जो मशीन साइकिल चाहिए इसे हम बोलते हैं अपकोड फैच। तो इस मशीन साइकिल के लिए हमें अलग अलग कंट्रोल सिग्नल चाहिए। और ये कंट्रोल सिग्नल क्या है? तो कि हमें चाहिए मेमोरी में से रीड करना है, डेटा को रीड करना है। तो फंक्शन कौन सा चाहिए? मेमोरी का। इसीलिए एम बार इज इक्वल टू क्या है? एम बार इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हमें यहाँ पे ऑपरेशन मेमोरी के रिलेटेड चाहिए। ओके, तो एम बार इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? एम इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो मेमोरी में से हमने अपकोड फैच किया है, इसीलिए इस कंट्रोल सिग्नल में एम बार इज इक्वल टू 0 है। ओके, सिमिलरली जब भी अपकोड फैच ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस सिग्नल है S0 एंड S1, इन दोनों की वैल्यू हमें कंपलसरी 1 होनी चाहिए। ओके, तो अपकोड फैच मशीन साइकिल में आपको याद रखना है आईओ एम बार इज इक्वल टू 0 लिखना है तो मेमोरी में से रीड होगा। रीड क्या होगा? अपकोड रीड होगा। ओके, सिमिलरली अपकोड फैच मशीन साइकिल में जो स्टेटस रजिस्टर होते हैं S0 एंड S1 और स्टेटस सिग्नल होते हैं S0 S1, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। और अपकोड फैच यानी कि मेमोरी में से अपकोड को रीड करना है, तो रीड करना है, इसी वजह से यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी कि रीड इज इक्वल टू 1 होगा। अगर रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि रीड इज इक्वल टू 1, यानी कि रीड का फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था आईओ एम बार इज इक्वल टू 0, तो आईओ एम बार इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो एम बार इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि
मेमोरी इज इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि फंक्शन चाहिए मेमोरी के रिलेटेड और रीड करना है हमें, तो रीड इज इक्वल टू 1। तो क्या इसका मीनिंग होगा, मेमोरी को रीड करो। ओके, यहाँ पे राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पे राइट इज इक्वल टू 0। ओके, हम दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा राइट इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट के रिलेटेड फंक्शन नहीं चाहिए, रीड के रिलेटेड चाहिए। और रीड कहां से करना है, मेमोरी में से रीड करना है। ओके, तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो इस तरह से वर्क करते हैं। ओके, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अपकोड फैच साइकिल में मेमोरी रीड करनी है, इसी वजह से यहाँ पे आपको जो स्टेटस सिग्नल है इसकी वैल्यू 1 रखनी है और रीड करनी है मेमोरी, तो इसी वजह से रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसके बारे में हम जब इंटरप्ट सीखेंगे तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम तब देखेंगे। ओके, कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मशीन साइकिल है वो है मेमोरी रीड। फिर से हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से है, मेमोरी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको मेमोरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ओके, जब भी मेमोरी रीड होती है तब आपका जो स्टेटस सिग्नल है उसकी वैल्यू होती है 1 0, यानी कि S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 0 जब मेमोरी रीड करनी है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो रीड का है, तो रीड के लिए यहाँ पे 1 0 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे फंक्शन चाहिए रीड का, तो यहाँ पे रीड बार इज इक्वल टू फिर से 0, राइट इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो राइट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन मिलेगा हमें रीड का। ओके, नेक्स्ट वन मेमोरी राइट, फिर से मेमोरी है तो यहाँ पे आपको मेमोरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ऑपरेशन चाहिए राइट का, तो राइट के लिए स्टेटस सिग्नल चेंज हो जाएगा। ओके, S0 इज इक्वल टू अभी 1 होगा, S0 इज इक्वल टू 1 एंड S1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फंक्शन राइट का। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल कौन से हमें देने पड़ेंगे, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे हमें चाहिए राइट का ऑपरेशन, तो रीड इज इक्वल टू आपको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट 1 करोगे तो रीड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रीड बार राइट बार इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो राइट की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि फंक्शन मिलेगा हमें राइट का। ओके, तो जिस तरह से हमने रीड राइट का ऑपरेशन देखा यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड, उसी तरीके से आईओ के रिलेटेड होता है कि आईओ रीड आईओ राइट में वही फंक्शन मिलता है, लेकिन राइट इज इक्वल टू सॉरी अभी आईओ इज इक्वल टू 1 हो जाता है, जिससे हमें फंक्शन मिलता है आईओ के रिलेटेड, नहीं कि मेमोरी के रिलेटेड। ओके, और बाकी के जो हमारा पोर्शन है वो बाकी का पोर्शन एज इट इज है। ओके, एक्नॉलेजमेंट इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, इसके बारे में हम इंटरप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमें जो मशीन साइकिल चाहिए थी वो A5 मशीन साइकिल है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं टाइम डायग्राम में। तो चलिए देखते हैं। अभी टी स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म एन ऑपरेशन इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक क्लॉक साइकिल्स। ओके, तो ये जो अलग अलग क्लॉक सिग्नल है, इस क्लॉक सिग्नल को ही हम बोलते हैं टी स्टेट्स। ओके, एक मशीन साइकिल में हमें नंबर ऑफ टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इस एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने बहुत सारे अलग अलग मशीन साइकिल यूज किए हैं, और एक मशीन साइकिल में अलग अलग बहुत सारे टी स्टेट यूज किए हैं। ओके, तो मैक्सिमम हमारे पास जो टी स्टेट होते हैं वो एक मशीन साइकिल में 6 अलग अलग टी स्टेट हो सकते हैं। ओके, और 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास 7 अलग अलग मशीन साइकिल्स है। ओके, और एक मशीन साइकिल में हम मैक्सिमम 6 टी स्टेट यूज करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम ज्यादा टी स्टेट्स नहीं यूज करेंगे। ओके, और जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम हमारे पास 4 मशीन साइकिल वाले इंस्ट्रक्शन सिलेबस में है। ओके, इससे ज्यादा हम मशीन साइकिल यूज करने वाले नहीं है। अगर आप एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे 7 जो मशीन साइकिल है इसके रिलेटेड आपको सिलेबस में डिटेल मिलती है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिजाइन का और कौन सी लाइन का मतलब क्या होता है और कौन सी बस का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी बस का या कौन सी लाइन का मीनिंग क्या होता है। जब आपको क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने हैं तो क्लॉक सिग्नल के लिए आपको कुछ इस तरह से सिग्नल ड्रॉ करने हैं, जो कि एक स्क्वायर सिग्नल जैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको राइजिंग टाइमिंग और फॉलिंग टाइमिंग इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके,
यहाँ पे आपको राइजिंग टाइम एंड फॉलिंग टाइम इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर परफेक्ट साइन स्क्वायर सिग्नल पे वर्क नहीं करता है, कुछ इस तरह से टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल यूज करता है। ओके, तो ये जो क्लॉक सिग्नल है, इसमें जो एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, इसे हम टी स्टेट बोलते हैं। ओके, तो आपको इस तरह से क्लॉक सिग्नल इंडिकेट करना है सिंगल लाइन से। नेक्स्ट है, जब भी आपको सिंगल लाइन से कोई भी इंस्ट्रक्शन इंडिकेट सॉरी जब भी आप कोई सिंगल लाइन से सिग्नल ड्रॉ करते हो तो उसमें एक्टिव हाई बताना है, तो एक्टिव हाई के लिए 1 इंडिकेट करना पड़ेगा और एक्टिव लो के लिए 0 इंडिकेट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो पोर्शन है, इसे हम एक्टिव लो बोलते हैं। जब आपको एक्टिव हाई करना है तो कुछ इस तरह से एक्टिव हाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है, इस हाइट के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई स्टेटस। ओके, तो कुछ इस तरह से हम सिंगल लाइन सिग्नल को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन है मल्टीपल लाइन सिग्नल, यानी कि जब भी आपके पास कोई बस होती है, एड्रेस बस या डेटा बस, तो इसके लिए आपको 8 अलग अलग सिग्नल ड्रॉ करने पड़ते हैं, 8 डेटा बस के लिए और 16 एड्रेस बस के लिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि 8085 में 8 डेटा बस होती है और 16 एड्रेस बस होती है। तो यहाँ पे जो आपके पास 16 और 8 अलग अलग जो सिग्नल है, इसे एक साथ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे बस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपके पास बस है वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, जिसमें आप D0 से लेके D7 तक डेटा इंडिकेट कर सकते हो या फिर A0 से लेके A7 तक एड्रेस इंडिकेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ओके, और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम वैलिड स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये डॉट 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 इंडिकेट किए हैं, इस डॉट को हम इंडिकेट करते हैं हाई इम्पिडेंस से। ओके, तो हाई इम्पिडेंस पे जब आपको कोई भी फंक्शन चाहिए तो आप कुछ इस तरह से हाई इम्पिडेंस भी इंडिकेट कर सकते हो। जब भी आप 3 स्टेट में वर्क करते हो, जिसमें लॉजिक 0, लॉजिक 1 एंड हाई इंपीडेंस इंडिकेट करना है, तो हम ट्राई स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट करती है हाई इंपीडेंस। यानी कि यहाँ पे जो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कोई इसके रिलेटेड फंक्शन, जो भी यहाँ पे आप सिग्नल ड्रॉ कर रहे हो, इस सिग्नल के रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, ये हाई इंपीडेंस इंडिकेट करता है। इसके अलावा हमें जो हायर एड्रेस लाइन है, इस हायर एड्रेस लाइन को इंडिकेट करना है, तो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन को और बस को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A8 टू A15। ओके, ये आपकी हायर एड्रेस लाइन है, जिसको हमने अलग अलग टी स्टेट में, यहाँ पे जो T1 T2 T3 T4 है वो टी स्टेट इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्लॉक सिग्नल है और इसके बाद तुरंत आ जाएगा हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस। ओके, और हायर एड्रेस को हमने कुछ इस तरह से बस से इंडिकेट किया है। इसी तरीके से लोअर एड्रेस होता है, जिसे हम लोअर ऑर्डर एड्रेस बोलते थे। तो यहाँ पे जब आपका क्लॉक सिग्नल आएगा, तो क्लॉक सिग्नल के बाद आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस और हायर ऑर्डर एड्रेस के बाद मिलेगा हमें एड्रेस डेटा का मल्टीप्लेक्स बस, जिसे हम बोलते थे AD0 टू AD7। ओके, जिसमें हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस मिलता है। इसके अलावा हमें अपकोड भी मिलता है, जिसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव, तो मूव के रिलेटेड हमें यहाँ पे फंक्शन चाहिए। लेकिन टाइमिंग डायग्राम में हम कोई इंस्ट्रक्शन का जो अपकोड होता है, इस अपकोड को नहीं लिखते हैं, इसकी बजाय यहाँ पे हम लिखते हैं इसका 8 बिट का हेक्स कोड। ओके, तो ये हेक्स कोड क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब। ओके, कि कौन सी ऑपरेशन का कौन सा हेक्स कोड होता है। ओके, तो हम यहाँ पे अपकोड की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्स कोड इसका। ओके, नेक्स्ट वन है ALE पिन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ALE बस क्या होती है, ALE सिग्नल क्या होता है, एड्रेस लैच एनेबल। ओके, एड्रेस लैच एनेबल का यूज होता है AD0 टू AD7 जो हमारे पास है, AD0 टू AD7 जो हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स बस। इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम यूज करते थे एक कंट्रोल सिग्नल जिसका नाम है एड्रेस लैच एनेबल। ओके, और ये जो एड्रेस लैच एनेबल है, इसका इस्तेमाल करके हम एड्रेस एंड डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करेंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इसे डीमल्टीप्लेक्स करना है, तो यहाँ पे ALE इज इक्वल टू, जब आप 0 लिखते हो तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा एड्रेस के रिलेटेड, और अगर आप ALE इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा डेटा का। ओके, तो ये ALE पिन है, इसके बारे में हमें
पहले ही डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से ALE पिन का इस्तेमाल करके हम एड्रेस डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो 8 बिट है इसे डीमल्टीप्लेक्स करके हम एड्रेस लेच एनेबल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है वो है कंट्रोल सिग्नल यार और स्टेटस सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग अब कोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड, राइट के मशीन साइकिल है और इसके अलग अलग कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। टाइमिंग डायग्राम में हमें ये भी इंडिकेट करना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमने मशीन साइकिल यूज की है वो मशीन साइकिल में हमने कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल इंडिकेट किए हैं। ओके, और यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमने एक 3 सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए एक बस का इस्तेमाल किया है और मल्टीपल सिग्नल की इस लाइन को इंडिकेट किया है, जिसमें हमने इंडिकेट किया है S0 S1 को स्टेटस इंडिकेट करने के लिए और IO M बार को कंट्रोल सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी अलग अलग मशीन साइकिल होती है जैसे कि आप कोड फैच, तो आप कोड फैच में आपको पता है IO M बार इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, S0 S1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में लिखना है कि कौन सी साइकिल आप यूज कर रहे हो। जैसे कि आप कोड फैच मैंने लिया तो आप कोड फैच के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि IO M बार इज इक्वल टू 0 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, S0 इज इक्वल टू 1 है तो ये यहाँ पे हमने लिखा है, S1 इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये जो हमारा टेबल है इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी मशीन साइकिल यूज करनी है और इसके लिए कौन सा यहाँ पे आपको कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल का इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसे आपको याद रखना है और जब भी आपको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा किसी एक को। फॉर एग्जाम्पल आप कोड फैच की मशीन साइकिल ड्रॉ करते हो तो आपको इसे ड्रॉ करना है। जब आप मेमोरी रीड को इंडिकेट करते हो तो आपको यहाँ पे जो सेकंड वन है इसे इंडिकेट करना है। जब आप मेमोरी राइट करोगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी राइट के लिए कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल को इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन है रीड राइट का ऑपरेशन और ये लास्ट ऑपरेशन है। ओके, रीड राइट का आप ऑपरेशन जो भी इंडिकेट करते हो, फॉर एग्जांपल अब कोड फैच है तो अब कोड फैच के लिए आपको मेमोरी रीड करनी पड़ेगी, तो रीड के लिए आपको रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखना है, राइट इज इक्वल टू 1 लिखना है। तो ये दोनों जो कंट्रोल सिग्नल है इन दोनों कंट्रोल सिग्नल को भी आपको टाइमिंग डायग्राम में इंडिकेट करना पड़ता है। जब भी आप इसे इंडिकेट करते हो तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा आप रीड करना चाहते हो या फिर कौन सा डेटा आप मेमोरी में राइट करना चाहते हो। ओके, तो इसको किस तरह से आपको रीड या राइट ऑपरेशन टाइमिंग डायग्राम में इंडिकेट करने हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे जब टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेमोरी रीड यानी कि रीड के रिलेटेड ऑपरेशन होगा, मेमोरी रीड राइट यानी कि राइट के रिलेटेड ऑपरेशन होगा। अब कोड फैच में खास आपको याद रखना है कि अब कोड फैच यानी कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन या कमांड लिखा है उसे हमें रीड करना है, तो रीड के लिए यहाँ पे आपको रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। और बाकी के बहुत ही सिंपल है, रीड के रिलेटेड है तो रीड इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रीड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे राइट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप कोई भी मशीन साइकिल, कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल या फिर कोई भी टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी उस इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और अभी हम कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ कर सकते हो यानी कि आप कोड फैच की मशीन साइकिल, मेमोरी रीड की मशीन साइकिल, IO रीड, IO राइट, कोई भी मशीन साइकिल आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल ड्रॉ कर सकते हो और कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ की जाती है, कोई भी मशीन साइकिल को यूज करके किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल ड्रॉ की जाती है और कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल से हम किस तरह से हमारा टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आपका क्वेश्चन है उसे कमेंट सेक्शन में खास इंडिकेट कर दो या फिर लिख दो, तो मुझे पता चलेगा कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।